सुरिंदर पुष्कर मामले में बढ़ सकती हैं कांग्रेस सांसद शशि थरूर की मुश्किलें। हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली पुलिस पहुंची हाईकोर्ट। 7 फरवरी को होगी मामले की सुनवाई। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए शुक्रवार शाम 5 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। आप बीजेपी और कांग्रेस के बीच है कांटे की टक्कर। 4 दिसंबर को वोटिंग और 7 को आएंगे नतीजे। पोलैंड को 2-0 से हराकर अर्जेंटीना पहुंचा फीफा कप के नॉकआउट दौर में। पोलैंड ने भी किया क्वालिफाई। मैक्सिको और सऊदी अरब प्रतियोगिता से बाहर। आज भी शेयर बाजार में रही तेजी। रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। 185 अंकों की तेजी के साथ 63,284 अंक पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 54 अंकों की तेजी के साथ 18,812 अंक पर हुआ बंद। गुजरात में पहले चरण की वोटिंग पूरी हो गई है। इसके साथ ही 89 सीटों पर चुनाव लड़ रहे 788 मतदाताओं की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई है। पहले दौर की वोटिंग में कहीं से भी किसी तरह की अप्रिय घटना की खबर नहीं मिली है। कुछ स्थानों पर जरूर हल्का विवाद हुआ, जिसे सुरक्षा कर्मियों ने संभाल लिया। कुछ स्थानों पर ईवीएम की खराबी और मतदान के बहिष्कार के मामले भी सामने आए। पहले चरण की सर्वाधिक संवेदनशील मानी जा रही गोंडल सीट पर मतदान शांतिपूर्ण रहा। वोटिंग के दौरान दिन भर राजनीतिक दलों में शिकवे शिकायतों का दौर भी चलता रहा। कांग्रेस ने 50 स्थानों पर वोटिंग देर से शुरू करने की शिकायत चुनाव आयोग से की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कई स्थानों पर ईवीएम मशीन में खराबी आ गई, जिसे बदलने में काफी देरी की गई। दूसरी तरफ आप ने भी वोटिंग की गति को धीमा रखने का आरोप सत्ताधारी बीजेपी पर लगाया। आपका दावा है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए अल्पसंख्यक मतदाताओं वाली पोलिंग पर वोटिंग प्रक्रिया धीमी रखी गई। आज 19 जिलों की 89 सीटों पर वोट डाले गए। गुजरात के मिनी अफ्रीका कहे जाने वाले जम्बूर गांव में पहली बार लोगों ने वोट डाला। यहाँ उनके लिए स्पेशल ट्राइबल बूथ बनाया गया है। तो गिरी सोमनाथ में सिर्फ एक मतदाता के लिए बूथ बनाया गया। पहले चरण में 65% के करीब मतदान की खबर है। 2017 के मुकाबले ये करीब 4% कम है। 2017 में जब 3% वोट कम पड़े थे तो बीजेपी के हाथ से 15 सीटें फिसल गई थी। ऐसे में कम मतदान का फायदा किसे होगा, ये 8 दिसंबर को नतीजे में ही सामने आ पाएगा। आज सबसे ज्यादा वोट तापी जिले में पड़े। यहाँ पर करीब 80% वोटिंग हुई है। इस जिले की नीझर सीट पर 82% से भी ज्यादा वोटिंग हुई है। नर्मदा, भरूच, नवसारी जिले में भी 70% के करीब वोटिंग हुई। पुल हादसे वाले मोरबी विधानसभा सीट पर 55% से कम वोट पड़े। इस जिले की टंकारा सीट पर 69% और बांकानेर पर 59% वोटिंग हुई है। गुजरात के दूसरे सबसे बड़े शहर सूरत में 62% से ज्यादा वोटिंग हुई है। भावनगर में सबसे कम 55% वोटिंग हुई है। पहले दौर में 11 मंत्रियों की किस्मत दांव पर है। इसके साथ ही आपके सीएम पद के उम्मीदवार ईसुदान गढ़वी और टीम इंडिया के खिलाफ रविंद्र जडेजा की पत्नी रीवावा जडेजा की किस्मत भी ईवीएम में बंद हो गई है। गुजरात में आज पहले चरण की 89 सीटों पर वोटिंग का काम पूरा हो गया, लेकिन वोटिंग शुरू होने से पहले मंगलवार को कांग्रेस चुनाव आयोग पहुंच गई थी। आयोग ने मीडिया में चल रहे एक तरफा चुनाव प्रचार को लेकर शिकायत की थी। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांग की थी कि मीडिया चैनलों पर वोटिंग से 48 घंटे पहले भी ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं। वोटों की गिनती से पहले चुनाव परिणाम बताए जा रहे हैं, इस पर रोक लगाई जाए। ऐसे में मीडिया संस्थानों पर सख्त एक्शन लिया जाए। और कांग्रेस की शिकायत के बाद अब चुनाव आयोग ने मीडिया को लेकर एक बार फिर दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने सभी मीडिया संस्थानों को सख्त निर्देश देते हुए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी तरह के एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल पर 5 दिसंबर को शाम 5:30 बजे तक रोक रहेगी। कोई भी मीडिया समूह 5 दिसंबर को शाम 5:30 बजे तक एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल का ना तो प्रकाशन करेगा और ना ही प्रचारित करेगा। चुनाव आयोग ने सभी निर्वाचन कार्यालयों में इस बारे में निर्देश देते हुए कहा कि निर्वाचन अधिकारी सभी समाचार ब्यूरो, मीडिया हाउस के साथ रेडियो और टेलीविजन चैनलों को एडवाइजरी के बारे में सूचित करें। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने मीडिया में चुनाव संबंधी खबरों को लेकर भी सख्ती दिखाने को कहा है। समाचार चैनलों पर चल रही खबरों और खबरनुमा विज्ञापनों पर नजर रखने के आदेश दिए गए हैं। आयोग ने साफ किया है कि उसकी कोशिश है कि सभी राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के लिए बराबरी का स्पेस मिले। दरअसल कांग्रेस की शिकायत थी कि मीडिया में एक तरफा खबरें तो चल ही रही हैं, जमीन पर भी कांग्रेस नेताओं को चुनाव प्रचार में परेशानी आ रही है। वीवीआईपी मूवमेंट के नाम पर कांग्रेस नेताओं के लिए हवाई स्पेस बंद कर दिया जाता है।
कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। इस यात्रा का आज 85वां दिन है और इन दिनों यात्रा मध्य प्रदेश में है। वहीं यात्रियों ने कल यानी 30 नवंबर को विश्राम किया था, जिसके बाद आज फिर सुबह 6 बजे उसी रफ्तार के साथ यात्रा की शुरुआत हुई। राहुल गांधी के नेतृत्व में यात्रा सुबह आरडी मेडिकल कॉलेज से शुरू हुई और यात्रा में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। राहुल की एक झलक पाने के लिए सड़क के किनारे लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। इन सब के अलावा यात्रा के 85वें दिन सबसे खास बात ये रही कि मशहूर अभिनेत्री स्वरा भास्कर भी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनी, जिसकी तस्वीरें और वीडियो कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा की हैं। तस्वीरों में स्वरा भास्कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ कदम ताल करती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस ने इन तस्वीरों को साझा करते हुए लिखा, आज प्रसिद्ध अभिनेत्री स्वरा भास्कर भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनी। समाज के हर वर्ग की उपस्थिति ने इस यात्रा को सफल बना दिया है। इसके अलावा राहुल गांधी की एक और खूबसूरत तस्वीर ने लोगों का ध्यान खींचा। इस तस्वीर में राहुल गांधी एक छोटे से बच्चे को अपने कंधे पर बिठाए हुए हैं। इस तस्वीर के साथ कांग्रेस ने लिखा, इन मासूम सपनों को मैं अपने कंधों पर उठा लूंगा। स्वरा भास्कर अक्सर मोदी सरकार की आलोचना करती नजर आती हैं और अपनी बेबाकी के चलते अक्सर बीजेपी समर्थकों के निशाने पर रहती हैं। वहीं स्वरा के साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी यात्रा में शामिल हुए। ये पहला मौका नहीं था जब यात्रा में कोई बॉलीवुड की हस्ती शामिल हुई हो। इससे पहले भी सुशांत सिंह, रश्मि देसाई, पूजा भट्ट जैसे तमाम चेहरे यात्रा में शरीक हो चुके हैं, जो इस बात का संकेत है कि यात्रा बॉलीवुड दिग्गजों को प्रभावित कर रही है। वहीं आज मध्य प्रदेश में यात्रा का 9वां दिन था और अब यात्री विश्राम के लिए यात्रा ग्राम घोसला के रूपाखेड़ी फाटा के पास स्काई लार्क प्रोटीन की फैक्ट्री में रुकेगी। इसके अलावा कल यानी शुक्रवार को यात्रा आगर जिले में प्रवेश कर जाएगी, जिसके बाद 4 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा आगर मालवा से राजस्थान में प्रवेश करेगी। गुजरात में पहले चरण की वोटिंग जारी है, तो वहीं तेलंगाना में ईडी को लेकर हंगामा मच गया है। ईडी को लेकर एक बार फिर बीजेपी और पीएम मोदी सवालों के घेरे में आ गए हैं। दिल्ली शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की रिमांड रिपोर्ट में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता का नाम सामने आने के बाद फिर से बीजेपी और टीआरएस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। टीआरएस विधायक कविता ने आज हैदराबाद में मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। कविता ने कहा कि देश में मोदी सरकार 8 साल पहले आई। इन 8 सालों में करीब 9 राज्यों में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकारों को गिराकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई गई। देश के बच्चे भी जानते हैं कि किसी प्रदेश में चुनाव होने वाला होता है तो वहां मोदी जी से पहले ईडी पहुंच जाती है। तेलंगाना में सत्ता पर काबिज टीआरएस की नेता कविता ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी और बीजेपी विपक्षियों के खिलाफ ईडी का इस्तेमाल करती है। तेलंगाना में भी ऐसा ही हुआ है। कविता चंद्रशेखर ने कहा कि पीएम मोदी हमें सलाखों में डाल सकते हैं, लेकिन हम फिर भी लोगों के लिए काम करते रहेंगे और बीजेपी की नाकामियों को उजागर करेंगे। तेलंगाना में टीआरएस सरकार सुचारू रूप से चल रही है। हमने तेलंगाना सरकार गिराने की उनकी साजिश का पर्दाफाश किया है। तेलंगाना के लोगों ने इसे देखा है। राज्य में अगले साल चुनाव है और पीएम मोदी के तेलंगाना आने से पहले ईडी की टीम आ चुकी है। हम ईडी की टीम का स्वागत करते हैं और उसके साथ सहयोग कर रहे हैं। बीजेपी फिर ओछी चाल चल रही है। दिल्ली के शराब घोटाले की जांच में तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव की बेटी का नाम सामने आने के बाद से राज्य का सियासी पारा गर्मा गया है। ईडी इसी मामले को लेकर कविता की जांच कर रही है। कविता ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का बीजेपी राजनीतिक बदले के लिए इस्तेमाल करती है। 23 नवंबर को एम्स का सर्वर हैक हुआ। अभी तक इसने काम करना शुरू नहीं किया है। एम्स की ओर से दावा हो रहा है कि 3-4 दिन में स्थिति पूरी तरह से सही हो जाएगी। एम्स के सर्वर को हैक करने के पीछे चीनी हैकर्स का नाम आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि हैकर्स ने 200 करोड़ रुपए की मांग की है और ये पैसे बिटकॉइन के रूप में मांगे गए हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस तरह की किसी भी मांग का खंडन किया है। इंडिया कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT इन दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय घटना की जांच कर रहा है, लेकिन अभी तक हैकिंग के सोर्स का पता नहीं चला है। एम्स का मामला सुलझा भी नहीं था कि अब केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय का ट्विटर हैंडल हैकर्स के निशाने पर आ गया और इसे भी हैक कर लिया गया। क्रिप्टो वॉलेट सुई वॉलेट को बढ़ावा देने वाला एक ट्वीट सबसे पहले जल शक्ति मंत्रालय के अकाउंट से सुबह 5:38 पर पोस्ट किया गया था। सुई के लोगों और नाम को दिखाने के लिए इसकी कवर इमेज के साथ अकाउंट की प्रोफाइल इमेज से तिरंगे को हटाकर सुई के लोगों में भी बदल दिया गया था। इसके बाद मंत्रालय के अकाउंट से लगातार कई ट्वीट किए गए। मामले की जानकारी सामने आने के बाद सिक्योरिटी एजेंसी और साइबर एक्सपर्ट्स जांच में जुट गए हैं। वैसे जल शक्ति मंत्रालय के अकाउंट को अब रिस्टोर कर लिया गया है और सारे संदिग्ध ट्वीट डिलीट कर दिए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियां और साइबर एक्सपर्ट्स इस घटना की भी जांच कर रहे हैं। 9 दिनों में साइबर हैकिंग का ये दूसरा बड़ा मामला है। इंडस फेस की हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में हर महीने हेल्थ केयर सेक्टर पर लगभग 3 लाख
लाख कंप्यूटरों को निशाना बनाया जाता है, जो अमेरिका के बाद दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का मुद्दा बीजेपी के लिए बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है। खासकर जहां जहां बीजेपी अपनी सरकार चला रही है, वहां विपक्षी दल इसे मुद्दा बना रहे हैं। कांग्रेस ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। अपने शासन वाले राज्यों में उसने पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी है और बाकी राज्यों में वो इसका वादा कर रही है। इसी तरह आम आदमी पार्टी भी 2 छोटे छोटे राज्यों में सरकार में है, इसलिए उसे भी पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करने में दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बैकफुट पर है। उसके नेता न इसका विरोध कर पा रहे हैं और न समर्थन। मोदी सरकार का समर्थन करने वाली सरकारी और सरकार के प्रति वचनबद्ध अर्थशास्त्री समझा रहे हैं कि कैसे पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना खराब आर्थिक फैसला होगा, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। देश भर के सरकारी कर्मचारियों के संगठन 8 दिसंबर को दिल्ली में प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। इसमें केंद्र सरकार के कर्मचारी भी शामिल होंगे और राज्य सरकारों के भी। सो केंद्र की बीजेपी सरकार के साथ साथ राज्य की बीजेपी सरकार भी परेशान है। ये मुद्दा इसी तरह तूल पकड़ता रहा तो अगले लोकसभा चुनाव में ये मुख्य मुद्दा बन सकता है। अगले साल बीजेपी के शासन वाले राज्यों में चुनाव हैं और वहां कांग्रेस इसका वादा करेगी। वैसे बीजेपी के नेता हिमाचल प्रदेश और गुजरात के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। दोनों राज्यों में कांग्रेस और आप ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का वादा किया है। मोदी सरकार ने रोजगार देने के बड़े बड़े वादे तो किए थे, लेकिन सरकार के सारे वादे जुमले साबित हुए हैं, जिसका सबूत है वो आंकड़े जो समय समय पर सामने आते रहते हैं। हालांकि विपक्ष तो हमेशा ही मोदी सरकार पर बढ़ती बेरोजगारी को लेकर निशाना साधता रहता है, लेकिन सरकार विपक्ष की बातों पर ध्यान नहीं देती। इतना ही नहीं, विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश करती है और जनता को मुद्दों से भटकाती है। और आज सरकार की नजरअंदाजी और लापरवाही का नतीजा आंकड़ों के जरिए सामने आ रहा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने जो रिपोर्ट जारी की है, उसके आंकड़ों ने सभी को हैरान कर दिया। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत में बेरोजगारी दर नवंबर माह में बढ़कर 8% हो गई, जो 3 महीने में सबसे ज्यादा है। पिछले महीने में बेरोजगारी दर 7.77% थी। CMIE के आंकड़ों के मुताबिक नवंबर में शहरी बेरोजगारी दर पिछले महीने के 7.21% से बढ़कर 8.96% पर आ गई, जबकि ग्रामीण बेरोजगारी दर 8.04% से घटकर 7.55% पर पहुंच गई है। मुंबई बेस्ड CMIE के आंकड़ों पर इकोनॉमिस्ट और पॉलिसी मेकर्स पैनी नजर रखते हैं, क्योंकि सरकार अपने मंथली आंकड़े जारी नहीं करती है। वहीं आंकड़ों के मुताबिक नवंबर महीने में कांग्रेस शासित प्रदेश छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर अब तक के सबसे न्यूनतम स्तर 0.1% पर पहुंच गई। ये देश भर में सबसे कम बेरोजगारी दर है। वहीं इस महीने में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बीजेपी शासित हरियाणा में 30.6% रही, जो डबल इंजन सरकार के दावों की पोल खोलती है। इन आंकड़ों ने एक बार फिर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। साथ ही लगातार अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।